जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशन ट्रस्ट पे। जैसा कि हम लोग लेखपाल का बैच लेके चल रहे हैं और हमारा चल रहा है क्लास ग्रामीण विकास का। ठीक है, आज ग्रामीण विकास की लास्ट क्लास इस सप्ताह की। कल से हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कल और परसों 2 दिन हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर लेखपाल से संबंधित। ठीक है, और आपको भी करंट अफेयर पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ वही करंट अफेयर आएगा। ठीक है, करंट अफेयर का कोई भी सीमा नहीं है कि कहां तक आएगा, कैसे आएगा। बस मैं आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ना सिखाऊंगा कि कैसे किस प्रकार से करंट अफेयर को पढ़ा जाता है और वहां से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, पूरा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, करंट अफेयर जो होगा स्पेशली मैं लेखपाल के लिए ही ढूंढ के लेके आऊंगा। ऐसा नहीं है कि वो लेखपाल के लिए ही क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, वो सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन और एक क्लास हमारी जो रहेगी करंट अफेयर की, वो सुबह 6 बजे होगी, जो कि सभी एग्जामों को कवर करेगी। ठीक है, जो कि सभी एग्जामों को कवर करेगी। ये भी क्लास शुरू होगी लेकिन 3 दिन के बाद। ठीक है, यानी कि सोमवार से। चलिए, हम लोग ग्रामीण विकास के अनुभाग नंबर 10 तक पढ़ चुके थे। ठीक है, अनुभाग 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। रेवेन्यू सेक्शन 10 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोगों को बात करना है रेवेन्यू सेक्शन 11। ठीक है, रेवेन्यू सेक्शन 11। और हम लोगों को देखिए, अब इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हम लोगों को 12-13 नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर 14 पढ़ना है, फिर उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के ले आया हूं। ठीक है, अब इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना हो तो आप बुक मार्केट से परचेज करिए और वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको डिटेल जान के क्या करना है, आपको लेना है सिलेक्शन। ठीक है, आप मार्केट से बुक ले सकते हैं और वहां से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने राजस्व विभाग जो पढ़ा दिया, ठीक है, राजस्व विभाग जो मैंने पढ़ा दिया, अब इस राजस्व विभाग से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मार्केट में जो भी बुक उपलब्ध हो आपके, ठीक है, आपके नियरेस्ट मार्केट में जो भी बुक उपलब्ध हो, उस बुक को आप क्या करिए, परचेज करिए। और परचेज करके उस बुक को आप परचेज करके वहां पे सारे क्वेश्चंस को वहां पे टिक करिए और देखिए कितने क्वेश्चंस आपको यहां से मिलते हैं। संभवता की ये है कि आपको 100% क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे, लेकिन आपको क्या कहते हैं, कंटिन्यू वीडियो से बना रहना होगा। ठीक है, हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ा रहना होगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल चलते हैं अनुभाग 11 पे। ठीक है, फिलहाल हम लोग पहुंचते हैं अनुभाग नंबर 11। और अनुभाग नंबर 11 क्या कहता है, तो अनुभाग नंबर 11 कहता है कि किसी भी प्रकार की, ठीक है, अनुभाग नंबर 11 कहता है कि किसी भी प्रकार की ठीक है, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, ठीक है, प्राकृतिक आपदा या फिर हम कह सकते हैं दैवीय आपदा आ जाए तो इसकी जांच, ठीक है, इसकी जांच, इसकी रिपोर्ट को देने के जो कार्य हैं उसको किसमें डिनोट किया गया है, वो किसमें दिया गया है, तो आपके सेक्शन नंबर 11 में दिया गया है। ठीक है, आपके किसमें दिया गया है, तो आपके सेक्शन नंबर 11 में दिया गया है। जैसे क्या कहते हैं, बाढ़ आ जाए तो बाढ़ की वार्षिक समीक्षा करके, ठीक है, क्या करना, जैसे मैं उड़ीसा की बात ले लेता हूं तो उड़ीसा में क्या होता है कि अभी जो बाढ़ है, ठीक है, जो तूफान आया, अब उसकी समीक्षा करके, ठीक, यहाँ पे कितने जान मान की हानि हुई है, वो कौन सा डिपार्टमेंट देगा आपका, तो राजस्व विभाग देगा। किस सेक्शन के अंतर्गत, तो सेक्शन 11 के अंतर्गत। ठीक है, सेक्शन 11 के अंतर्गत। कहीं पे आग लग जाए, कहीं पे आग लग जाए तो आग से होने वाली क्षति, ठीक है, आग से होने वाली क्षति की जांच करेगा, रिपोर्ट करेगा। कौन सा टीम आपका करेगा, तो आपका राजस्व विभाग करेगा। और वो किसमें, इनके कार्यों को किसमें दिखाया गया है, किसमें दर्शाया गया है, तो अनुभाग नंबर 11 में दिखाया गया है। ठीक है, अनुभाग नंबर 11 में दिखाया गया है। अब बात करें, अगर पाला पड़ जाए, ठीक है, पाला पड़ जाए तो पाले से हुई नुकसान की रिपोर्ट कौन देगा, तो आपका क्या देगा सेक्शन नंबर 11। देखिए, मैं ये आपको बता रहा हूं, प्राकृतिक आपदाएं हैं ये सब। ठीक है, आग का लगना, ठीक है, आग हो गया, बाढ़ हो गया, अभी मैंने कहा पाला, ठीक है, पाला। अब देखिए, मैं यहाँ पे पाला क्या होता है इसके बारे में नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि पाला होता क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका
क्या कर दूंगा, इसका सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, पाला क्या है, लेकिन आपको बताना है कि पाला क्या है। ठीक है, पाला क्या है आप इसे बताएंगे। चलिए ठीक है, अब पाला हो गया या फिर सूखा पड़ जाए। ठीक है, सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, तो इन सब की समीक्षा, इन सब की रिपोर्ट, ठीक है, इन सब की समीक्षा, इन सब की रिपोर्ट देगा कौन, तो कौन, मतलब इन सब की समीक्षा, इन सब का रिपोर्ट, ठीक है, किस डिपार्टमेंट का काम होगा, तो राजस्व विभाग का काम होगा। और ये राजस्व विभाग किस सेक्शन के अंतर्गत करता है, तो सेक्शन नंबर 11 के अंतर्गत करता है। आप देखिए, जब ये सारी चीजें आती हैं तो बचाव कार्य के लिए जो सैनिक आते हैं, ठीक है, बचाव कार्य के लिए जो सैनिक आते हैं, इन सैनिकों को, ठीक है, इन सैनिकों को, बचाव कार्य के लिए जो सैनिक आते हैं, तो इन सैनिकों को क्या करना, संसाधन उपलब्ध कराना। ठीक है, इन सैनिकों को संसाधन उपलब्ध कराना। देखिए, ये अपना संसाधन तो लेके आते हैं, ठीक है, ये अपना संसाधन तो लेके आते हैं, लेकिन जहां पर बाढ़ आती है वहां के डीएम इनको और भी संसाधन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, किस सेक्शन के अंतर्गत, तो सेक्शन नंबर 11 के अंतर्गत। देखिए, अगर आपको इसे सेंटेंस में लिखना, अगर आपको इसे सेंटेंस में लिखना है तो आप क्या करें कि बाढ़ की वार्षिक समीक्षा, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, आप लिखिए बाढ़ की वार्षिक समीक्षा करना और जांच देना। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए भूखमरी की रिपोर्ट, भूखमरी की रिपोर्ट तथा जांच, भूखमरी की रिपोर्ट तथा जांच। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, ठीक है, दैवीय आपदाओं के समय, दैवीय आपदाओं के समय सैनिकों के संसाधन उपलब्ध कराना, सैनिकों के संसाधन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पाले की रिपोर्ट और जांच करना। ठीक है, पाले की रिपोर्ट और जांच पहुंचाना कहां तक, राजस्व विभाग तक। नेक्स्ट पॉइंट पे आप लिखेंगे सूखा अकाल की रिपोर्ट व जांच, सूखा अकाल आदि की रिपोर्ट व जांच। तो ये रहा आपका अनुभाग 11, ये रहा आपका अनुभाग 11। चलिए, अनुभाग 11 की कहानी हो गई। अब बात करते हैं, हमें अनुभाग 11 के बाद हमें 12, 13 नहीं पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ एक अनुभाग। वो अनुभाग कौन सा है, तो अनुभाग नंबर 14। ठीक है, अनुभाग नंबर 14 कौन सा है, तो अनुभाग नंबर 14 है। ठीक है, तो अनुभाग नंबर 14 में, अनुभाग नंबर 14 में, ठीक है, डीएम, अनुभाग नंबर 14 में डीएम से नहीं, कमिश्नर, डीएम, कमिश्नर, डीएम, एडीएम, एडीएम और एसडीएम। ठीक है, कमिश्नर, डीएम, एडीएम, एसडीएम। ठीक है, कमिश्नर, डीएम, एडीएम और एसडीएम। ठीक है, कमिश्नर, डीएम, एसडीएम और एसडीएम के कार्यों के बारे में बताया गया है। मैंने इसके पहले किस अनुभाग, किस सेक्शन में बताया था, तहसीलदार से लेके लेखपाल तक के कार्यों का वर्णन किस अनुभाग में किया गया है। कमेंट करके तुरंत इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, तुरंत इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए बात करते हैं कि राजस्व अनुभाग 14 में, राजस्व अनुभाग 14 में यानी कि रेवेन्यू सेक्शन 14 में क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, वर्क ऑफ कमिश्नर, डीएम, एडीएम और एसडीएम। ठीक है, अब देखिए, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं राजस्व से जुड़े कार्यों का वर्णन। ठीक है, राजस्व से जुड़े कार्यों का वर्णन तो किसमें दिया गया है, किसमें दिया गया है, तो अनुभाग नंबर 14 में दिया गया है। अब अगर मैं बात करूं कमिश्नर किसका प्रतिनिधि होता है। ठीक है, कमिश्नर किसका प्रतिनिधि होता है, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। पॉइंट नोट करिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कमिश्नर किसका प्रतिनिधि होता है।
ठीक है, तो आप कहेंगे कमिश्नर शासन का, कमिश्नर शासन का प्रतिनिधि होता है। किसका होता है? तो शासन का प्रतिनिधि होता है, ठीक है, या प्रतिनिधि होता है। अब अगर बात करें डीएम, तो डीएम किसका प्रतिनिधि होता है? ठीक है, डीएम किसका प्रतिनिधि होता है? तो आप कहेंगे डीएम जिले का प्रतिनिधि होता है, ठीक है, जिले का प्रतिनिधि होता है। चलिए, अब आप लोग पॉलिटी पढ़े होंगे, तो पॉलिटी से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको हमारे चैनल पे पॉलिटी की क्लास कुछ ही दिनों में मिलने वाली है, ठीक है। अभी देखिए सारी क्लासें प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और सभी टीचर्स अपने अपने घर पे हैं, ठीक है, तो वो अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं, और जैसे ही पहुंचते हैं हम आपको सारी क्लासें प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, यूट्यूब पर, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैं आप लोगों को एकदम क्लास फ्री करवाऊंगा लेखपाल की, ठीक है। जो वैकेंसी आएंगी सभी वैकेंसियों की क्लास में क्रमशः आप लोगों के लिए पहुंचाऊंगा। लेकिन पहले यहां पर देखते हैं, तो डीएम, तो यहां पर मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि क्वेश्चन ये पूछ रहा था पॉलिटी से कि शासन और सरकार में, ठीक है, शासन और सरकार में क्या अंतर है? शासन और सरकार में क्या अंतर है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। पूरा डिटेल में लिख के आप लोग कमेंट करिएगा, पूरा डिटेल में लिख के आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोग क्वेश्चन का आंसर बहुत कम देते हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि आप लोग अभी पढ़ने में लापरवाही कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन है, ठीक है, या फिर अभी कोई वैकेंसी आने की उम्मीद नहीं है। तो लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस भी दिन वैकेंसी आई उस दिन आपको समय बहुत कम दिया जाएगा, ठीक है, आपको समय बहुत कम दिया जाएगा, 2 महीने 3 महीने का समय दिया जाएगा, और आप एकदम, अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को मालूम है कि अगर 2 दिन 4 दिन का समय दिया जाएगा या 2 महीने 3 महीने का समय दिया जाएगा तो उसमें कोई भी तैयारी नहीं हो सकती है। 2 महीने 3 महीने 4 महीने में सिर्फ रिवीजन होता है, और वही रिवीजन हमें पेपर में सबसे आगे लेके जाता है, ठीक है। रिवीजन मतलब प्रैक्टिस सेट को लगाना, और जब वो हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो हमें सफलता मिलती है। और जब वो 2 3 4 महीने में हम क्या करें? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें, ठीक है। अभी भी हम लोग 2 4 3 महीने में क्या कर रहे हैं? सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेशन कब करेंगे? तो प्रैक्टिस सेशन नहीं करेंगे तो पेपर पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मत बनाइए कि सरकार वैकेंसी नहीं देगी, तो वैकेंसी जब भी आएगी 1 महीने 2 महीने का समय, फिर कहानी खत्म, ठीक है। तो आप लोग अभी से तैयारी करिए और आप बताइएगा शासन और सरकार में क्या अंतर है। अब देखिए एसडीएम की अगर हम देखिए, एडीएम की अगर हम लोग बात करें तो एडीएम तो प्रत्येक जिले में नहीं होता, ठीक है, एडीएम प्रत्येक जिले में नहीं होता। जो जिला बहुत बड़ा है, जो जिला बहुत बड़ा है उसमें एडीएम होता है, ठीक है। जो जिला बहुत बड़ा है उसमें एडीएम होता है, वरना काम एसडीएम से ही चल जाता है, ठीक है। वरना काम किससे चल जाता है? एसडीएम से ही काम चल जाता है। तो एसडीएम जो होता है वो किसका प्रतिनिधि होता है? तो ये डीएम का, एसडीएम जो होता है ये डीएम का प्रतिनिधि होता है, ठीक है। ये डीएम का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। अब अगर बात करें कि भू अभिलेखों का रख रखाव कौन करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जो भू अभिलेखों का रख रखाव करता है वो कौन करता है? तो भू अभिलेखों का रख रखाव जो करता है वो कौन करता है? तो भैया वो करता है आपका डीएम, ठीक है, वो आपका डीएम करता है, ठीक है। भू अभिलेखों का रख रखाव कौन करता है? तो आपका डीएम करता है, ठीक है। अब डीएम का और एक काम होता है कि जैसे आप लोग देखे होंगे, ठीक है, आप लोग देखे होंगे क्या होता है कि कुछ लोग दुकान सड़क के किनारे, मान लीजिए ये आपकी क्या है? सड़क है,
ठीक है, यहाँ पे इतना स्पेस छूटा हुआ है, यहाँ पे किसी की दुकान है, ठीक है, यहाँ पे किसी की दुकान है, तो क्या करते हैं, जितना सामान दुकान में नहीं है उससे कहीं ज्यादा सामान उठाकर यहां तक लगा लेते हैं, उठाकर यहां तक लगा लेते हैं। तो ये जो काम करना हुआ, ठीक है, ये जो दुकान का अपना सामान लगा है, तो इन्होंने क्या किया, अतिक्रमण कर दिया है, ठीक है। तो इस अतिक्रमण को हटाने का पावर सेक्शन 14 किसे देता है? इस अतिक्रमण को हटाने का पावर सेक्शन 14 किसे देता है? तो सेक्शन 14 डीएम को देता है। तो ठीक है, सेक्शन 14 किसे देता है? तो सेक्शन 14 डीएम को देता है, ठीक है, ठीक है। यानी कि अगर कहा जाए किस डिपार्टमेंट को मिलता है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया जाता है, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया जाता है। आप देखे होंगे ना कि आप गांव से अगर रिलेटेड हैं, ठीक है, अगर आप गांव से रिलेट करते हैं, गांव में रहते हैं, तो देखते हैं कि गांव के जो चक्रोट होते हैं उस पे क्या करते हैं कि गांव के लोग क्या करते हैं, उसमें अपनी गाय भैंस को उसी पे बांधते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि ये मेरे घर के सामने है तो ये मेरा क्षेत्र है, तो वो क्या कर लेते हैं, अतिक्रमण। तो इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए काम कौन करेगा? इस अतिक्रमण को हटाने के लिए काम कौन करेगा? आपका राजस्व विभाग करेगा, ठीक है। किसके द्वारा करवाएगा? तो वो डीएम के द्वारा करवाएगा, या डीएम चाहे तो एसडीएम के द्वारा करवा ले, या फिर एडीएम के द्वारा करवा ले, या फिर अपने नीचे किसी भी अधिकारी से वो करवा सकता है, ठीक है। तो ये जो था आपका राजस्व अनुभाग, ठीक है, यहाँ पे अनुभाग आपका खत्म होता है, राजस्व अनुभाग की कहानी यहाँ पे आपकी खत्म होती है। अब आप लोगों को, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे राजस्व कोड, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे राजस्व कोड, और राजस्व कोड से कल एक क्वेश्चन था, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, उसका आंसर आपका यहाँ से मिलने वाला है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है रेवेन्यू कोड, राजस्व न्यायालय, ठीक है, राजस्व न्यायालय, अंग्रेजी में इसे कहेंगे रेवेन्यू कोड, ठीक है, अंग्रेजी में इसे कहेंगे रेवेन्यू कोड, ठीक है। वर्तमान में राजस्व कोड की संख्या कितनी है, राजस्व न्यायालय की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे कि सर वर्तमान में राजस्व न्यायालय की जो संख्या है वो है 2333, ठीक है, 2333। किसी बुक में आपको 1688 भी मिलेगा, ठीक है, किसी बुक में आपको 1688 मिलेगा, लेकिन वो पुराना डाटा है, ये अपडेटेड डाटा है, ठीक है, ये अपडेटेड डाटा है, और ये हम बढ़ता भी रहता है। तो आप लोग जब भी पेपर होगा तब आप लोग एक बार आंकड़े को, ठीक है, जो मैं करंट पॉइंट को बताता रहता हूं इसमें, उसे आप लोग रीचेक कर लिया करेंगे, ठीक है, उसे आप क्या कर लिया करेंगे, रीचेक कर लिया करेंगे, ठीक है, ताकि गलत ना हो। अब देखिए राजस्व न्यायालय में, ठीक है, सबसे बड़ी कोर्ट क्या होती है? तो सबसे बड़ी कोर्ट होती है राजस्व परिषद, ठीक है, जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है राजस्व न्यायालय की, जो राजस्व न्यायालय की सबसे बड़ी कोर्ट होती है वो कौन सी होती है? राजस्व परिषद। तो इसे हम कह सकते हैं सबसे बड़ी कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी सबसे बड़ी की जगह ऊपरी कोर्ट भी कह दिया जाता है, ठीक है, ऊपरी कोर्ट भी कह दिया जाता है, तो आप इसे भी याद करके रखिएगा, इसे भी याद करके रखिएगा, ठीक है। अब देखिए राजस्व परिषद की कोर्ट के बाद किसका कोर्ट आता है? तो आपका आता है डीएम का कोर्ट, ठीक है, किसका कोर्ट आता है? तो डीएम का कोर्ट आता है। डीएम के बाद किसका कोर्ट आ जाएगा भाई? डीएम के बाद किसका कोर्ट आ जाएगा? तो एडीएम का आ जाएगा। एडीएम के बाद एसडीएम का कोर्ट आ जाता है। किसका आ जाता है? एसडीएम का कोर्ट आ जाता है। एसडीएम के बाद आपका किसका आ जाता है? तो एसडीएम के बाद आपका आ जाता है तहसीलदार की, ठीक है, तहसीलदार की कोर्ट आएगी। फिर तहसीलदार के बाद किसकी आ जाएगी? तो नायब तहसीलदार की, ठीक है, नायब तहसीलदार की कोर्ट आ जाएगी। तो सबसे बड़ी, और जो ये नायब तहसीलदार की कोर्ट है सबसे निचली कोर्ट है, सबसे निचली कोर्ट है, निचली कोर्ट है। देखिए मैं यहाँ पे राजस्व परिषद की कोर्ट के बारे में बात कर रहा हूं, नहीं तो ये समझ लीजिए कि भाई सबसे बड़ी कोर्ट जो होती है राजस्व परिषद की होती है।
राज्य में, तो राज्य में राजस्व परिषद की सबसे बड़ी कोर्ट नहीं होती है, इससे भी बड़ी कोर्ट आपकी होती है हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट। मैं यहाँ पे राजस्व विभाग की बात कर रहा हूं, इसलिए इसको इस तरीके से बताया हूं। देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या कि जो राजस्व परिषद की कोर्ट है सबसे बड़ी, फिर उससे बाद कौन आती है, डीएम का कोर्ट, फिर एसडीएम का, एडीएम का। चलिए एडीएम किसी किसी में नहीं होता है, तो इसके बाद डायरेक्ट एसडीएम का आ जाता है। एसडीएम की कोर्ट, फिर तहसीलदार की कोर्ट, फिर नायब तहसीलदार की कोर्ट, और नायब तहसीलदार की कोर्ट जो होती है सबसे निचली कोर्ट होती है। ठीक है, सबसे निचली कोर्ट होती है। कोई मामला अगर कोई लेके जाता है, सबसे पहले कहाँ लेके जाएगा, यहाँ लेके जाएगा। ठीक है, नायब तहसीलदार के पास लेके जाएगा। अगर यहाँ से संतुष्टि नहीं मिलती तो यहाँ लेके जाएगा, यहाँ से संतुष्टि नहीं मिलती तो यहाँ लेके आता है। ऐसा नहीं है कि कोई मामला उठाया और लेके डायरेक्ट कहां पर पहुंच गया, राजस्व परिषद, तो ऐसा नहीं होता है। वो स्टेप बाय स्टेप मामले को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रही है सारी चीजें तो आप लाइक, शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली बेल आइकन भी हिट कर लीजिए, ताकि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए सारे लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर वे में मिल सके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि राजस्व कोर्ट की, यानी कि राजस्व न्यायालय का जो कार्य है, राजस्व न्यायालय का कार्य क्या है। तो राजस्व न्यायालय का कार्य क्या है, तो सबसे पहला राजस्व सभा की, ठीक है, राजस्व सभा नहीं, राजस्व न्यायालय का जो सबसे बड़ा काम है वो क्या है कि ग्राम सभा की, ठीक है, ग्राम सभा की जमीन का रख रखाव करना। ठीक है, अब देखिए ये खुद थोड़ी ना जाएगा, न्यायालय थोड़ी ना जाएगा, ठीक है, अपनी अधिकारियों के द्वारा ये काम करवाएगा। ठीक है, कि जो राजस्व सभा की जमीन है उसका रख रखाव कौन करवाएगा, तो राजस्व न्यायालय करवाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या काम है इसका, तो दूसरा काम क्या है कि सरकारी भूमि के विवाद का निपटारा। ठीक है, सरकारी भूमि के विवाद का निपटारा, तो सरकारी भूमि के विवाद का निपटारा कौन करवाएगा, तो कोर्ट में होगा। ठीक है, सरकारी कोर्ट में होगा। अब बात करते हैं मेढ़ संबंधी, ठीक है, मेढ़बंदी विवाद से संबंधित निपटारा। ठीक है, मेढ़बंदी विवाद से संबंधित निपटारा। अब बात करते हैं अगला क्या होगा, तो अगला ये होगा कि नीलामी संबंधित निपटारा। ठीक है, नीलामी, अब देखिए नीलामी कौन करवाएगा, तो राजस्व कोर्ट। नीलामी क्या, जैसे आपने बैंक से लोन लिया, आपने सरकार से लोन लिया कि हमें खेती करनी है और ये काम करना है, तो आपने सरकार ने आपको क्या कर दिया, लोन दे दिया। तो आपने क्या किया, अब अपना काम तो कर लिया, लेकिन जब आपने मान लीजिए ये जमीन आपकी ए है, इस पे आपने लोन लिया कि इस पे मैं खेती करूंगा। ठीक है, अब आपने खेती कर लिया, लेकिन जब आपको वापस करने की बारी आई, तो अब आप क्या कह रहे हैं, मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं दे नहीं पाऊंगा, मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं दे नहीं पाऊंगा। तो क्या होगा, सरकार करेगी, अच्छा भैया आप हमें ही चूना लगा रहे हो, तो इस सिलसिले में क्या करेगी, राजस्व न्यायालय क्या करेगा, राजस्व न्यायालय उस खेत की नीलामी करवा देगी और अपने पैसे को वापस ले लेगी। ठीक है, और अपने पैसे को वापस ले लेगी। ठीक है, और क्या करते हैं कि जो इसकी निचले कोर्टें होती हैं, जो निचली कोर्ट हैं, ठीक है, निचली कोर्ट जो हैं, वो उनके जो ये है राजस्व न्यायालय, वो क्या करेगा कि उनके,
ठीक है, उनसे ऊपरी वाली कोर्ट अपने निचली वाले कोर्ट के कार्यों की समीक्षा भी करती है, कार्यों की समीक्षा भी करती है। तो ये था आपका राजस्व विभाग, और इस प्रकार से आपका राजस्व विभाग कंप्लीट होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या होता है, राजस्व विभाग कंप्लीट होता है। तो अब देखिए, उस दिन मैंने बताया था कि जो पूरा का पूरा ये है कितने भाग में होता है, राजस्व विभाग पे चकबंदी विभाग। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसे 5 भागों में डिवाइड किया था। तो अब हमारा जो अगला विभाग है वो क्या पढ़ना है, चकबंदी विभाग। ठीक है, कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट, चकबंदी विभाग। अब देखिए, जो चकबंदी विभाग है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे जो लिखा गया है चक, ठीक है, यहां पे क्या लिखा गया है, चक लिखा गया है। तो चक का मतलब क्या होता है, तो चक का मतलब होता है खेत। ठीक है, और खेत के मालिक को, ठीक है, खेत के मालिक को, ऑनर ऑफ लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं खातेदार। क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, खेत के मालिक को हम लोग क्या कहते हैं, खातेदार। ठीक है, खेत के मालिक को हम लोग क्या कहते हैं, तो खातेदार कहते हैं। खेत के मालिक को क्या कहते हैं, खातेदार कहते हैं। अब देखिए चकबंदी में होता क्या है, पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, लेकिन यहां पे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। एक भैया है राम, ठीक है, एक भैया है राम, उनका खेत ए यहाँ पे है। ठीक है, राम है तो उनको आर से लिखता हूं, एक इनका यहाँ पे, एक इनका यहाँ पे है। अब इन्हीं के खेतों को एक जगह इकट्ठा कर देना। ठीक है, एक जगह इकट्ठा करेगा कौन, चकबंदी। ठीक है, तो यहां से इनका खेत उठा के कहां कर दिया जाएगा, यहां कर दिया जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो खेत होते हैं वो उनके मालियत के आधार पे दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ की मालियत कुछ और है, यहाँ की मालियत कुछ और है। तो जो यहाँ पे खेत पहुंचेगा तो यहाँ की मालियत के आधार पे ये खेत इनको दिया जाएगा। तो चकबंदी में क्या होता है, आप एक सिंपल परिभाषा में जान सकते हैं। चकबंदी का अर्थ होता है, चकबंदी का अर्थ होता है बिखरी जोत को इकट्ठा करना। ठीक है, चकबंदी का अर्थ क्या होता है, तो चकबंदी का अर्थ बिखरी जोत को इकट्ठा करना। ठीक है, तो चकबंदी का अर्थ क्या होता है, तो चकबंदी का अर्थ होता है बिखरी जोत को इकट्ठा करना। ठीक है, बिखरी जोत को इकट्ठा करना। ठीक है, तब देखिए क्या होगा भाई, चकबंदी से क्या होगा, जब बिखरी जोत एक जगह हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया ये खेत है ऐसे करके, ठीक है, ए यहाँ पे है। अब इन खेतों को जब एक जगह कर दिया जाएगा, ठीक है, इन खेतों को जब एक जगह कर दिया जाएगा तो होगा क्या, जो ये खेत का मालिक है यानी कि जो ये खातेदार है, अब इसकी जमीन यहाँ पे आ जाएगी तो इसको सुविधा होगा क्या करने में, खेती करने में, क्योंकि इसको संसाधन का कम प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कम संसाधन में अच्छा लाभ मिलेगा। तो चकबंदी से फायदे क्या हैं, तो चकबंदी से फायदे हैं कि चकबंदी करके खेतों को यानी कि बिखरी जोत को इकट्ठा कर लिया जाता है, जिससे एक किसान का फायदा होता है, खेती करने में उसे मदद मिलती है। ठीक है, जिससे एक किसान का क्या होता है, फायदा होता है, खेती करने में मदद मिलती है कि वो इसे आसानी से कर पाता है, क्योंकि अब उसे कम संसाधन में अधिक लाभ मिलने वाला है। कम संसाधन का मतलब जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसे पानी लगाना होगा तो एक बोरिंग यहाँ पे करानी होगी, यहाँ पे लगाना होगा तो एक बोरिंग यहाँ पे करानी होगी, और यहाँ पे लगाना होगा तो क्या होगा, एक बोरिंग यहाँ पे भी करानी होगी। तो इन्हीं सभी को इकट्ठा कर देगा तो क्या होगा,
ये एक जगह पे बोरिंग करा के यहाँ पे हर जगह से अपने आप को फायदे में कर सकता है। अब देखिए, जब चकबंदी होगी तो क्या होगा, मान लीजिए तो जो जोत बही है, ठीक है, पर जो जोत बिक्री जोत है उसे जब इकट्ठा किया जाएगा तो होगा क्या कि जैसे यहाँ पे इसकी मालियत कम है, यहाँ पे इसकी मालियत यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो जो जमीन बच जाएगी, ठीक है, जो जमीन बच जाएगी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे आने पे इतनी जमीन इसकी बच गई, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं लिया जाएगा, ठीक है, तो कहाँ पे ले लिया जाएगा, इधर ले लिया जाएगा। तो ये जमीन जो बच गई, ये वाली जमीन जो चकबंदी के बाद बच गई, अब इसे सार्वजनिक, ठीक है, तो इसे सार्वजनिक कार्यों के लिए छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, इसे सार्वजनिक कार्यों के लिए छोड़ा जाएगा। सार्वजनिक कार्य का मतलब क्या है, सार्वजनिक कार्य का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे स्कूल का निर्माण करवा दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे स्कूल का निर्माण करवा दिया जाए, यहाँ पे अस्पताल का निर्माण करवा दिया जाए, किसका निर्माण करवा दिया जाए, अस्पताल का निर्माण, यहाँ पे कब्रिस्तान बनवा दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे क्या बनवा दिया जाए, कब्रिस्तान बनवा दिया जाए, या यहाँ पे ग्राम सभा बनवा दी जाए, ग्राम सभा बनवा दी जाए, या यहाँ पे पंचायत घर बनवा दिया जाए, पंचायत घर, ये सब आपके सार्वजनिक कार्य के लिए हैं, ठीक है, या यहाँ से सड़क बनवा दी जाए, तो सरकार का यहाँ पे चकबंदी से सरकार का फायदा भी होता है, ठीक है, चकबंदी से सरकार का क्या होता है, तो फायदा भी होता है। अब चलिए बात करते हैं यूपी में चकबंदी कब आया, ठीक है, यूपी में चकबंदी कब आया। तो यूपी में जो चकबंदी आया, चकबंदी अधिनियम, यूपी में जो चकबंदी आई वो चकबंदी अधिनियम 1953 में आया, ठीक है, 1953 में आया, ठीक है, चकबंदी अधिनियम 1953 के द्वारा यूपी में चकबंदी आई, ठीक है, यूपी में क्या आया, चकबंदी आया। और सबसे पहले 1954 में मुजफ्फरनगर में, ठीक है, मुजफ्फरनगर के तहसील कौराना, ठीक है, कौराना लिख रहा हूं, कोरोना मत पढ़ लेना, ठीक है, हाँ, नहीं तो इस समय कोरोना चल रहा है, आप भी कोरोना पढ़ के चले जाओ, ठीक है, वैसे याद करने के लिए कुछ बुरा भी नहीं है, ठीक है, कौराना या कैराना दोनों भी लिख सकते हैं, दोनों भी, ठीक है, में लागू हुआ, ठीक है, सबसे पहले कहां पे लागू हुआ, तो मुजफ्फरनगर के तहसील कैराना में क्या हुआ, मुजफ्फरनगर के तहसील कैराना में सबसे पहले 1954 में लागू हुआ। और इसी 1954 में ही, ठीक है, इसी 1954 में ही दूसरा मुसाफिर खाना जो कि सुल्तानपुर में था, ठीक है, जो कि कहां पे, तो सुल्तानपुर में, जो कि अब अमेठी में है, ठीक है, जो कि अब अमेठी में है। 1954 में दूसरी बार किसने लगाया, सबसे पहले मुजफ्फरनगर, और दूसरा कौन बना, मुसाफिर खाना अमेठी, ठीक है, मुसाफिर खाना अमेठी ये दूसरा था लगाने वाला। और पूरे यूपी में अगर बात करें, पूरे यूपी में किसमें, पूरे यूपी में कब लागू हुआ, तो पूरे यूपी में जो चकबंदी लागू हुआ वो 1958 में लागू हुआ। कब लागू हुआ, तो 1958 में लागू हुआ। पूरे यूपी में जो चकबंदी है वो लागू हुआ कब, तो 1958 में लागू हुआ, ठीक है, 1958
58 में लागू हुआ। अब अगर बात करें कि यूपी में चकबंदी पूरी तरीके से कितनी बार हो चुकी है, तो यूपी में पूरी तरीके से चकबंदी केवल और केवल एक बार हुई है। ठीक है, यूपी में पूरी तरह से चकबंदी केवल कितनी बार हुई है, तो एक बार सफल हुई है। तो ये थी आपकी चकबंदी की कहानी। देखिए यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो है हम लोग राजस्व लेखपाल की कहानी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे चकबंदी को हम लोगों को लेके काफी डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, काफी डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं चकबंदी के अधिकारी, ठीक है, अधिकारियों के बारे में बात करते हैं, तो चकबंदी में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो चकबंदी आयुक्त होता है। ठीक है, कौन होता है? चकबंदी आयुक्त होता है। ठीक है, चकबंदी आयुक्त होता है, ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, अभी मैं थोड़ा देर में बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या कि वर्तमान में चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश के कौन है? वर्तमान में चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश के कौन हैं? भाई आप मेरी आंखों से आंखें मिलाकर पढ़िए, मजा आ जाएगा पढ़ने में, क्लास वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, क्लास वाली फीलिंग आएगी, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए। चलिए ठीक है, जो चकबंदी आयुक्त होते हैं ये कहां पे होते हैं? तो ये राज्य स्तर पर होते हैं। ठीक है, राज्य के बाद आपका आ जाएगा जिला, तो जिला स्तर पे चकबंदी आयुक्त से छोटा जो होता है उप जिला संचालक होता है। कौन होता है? उप जिला संचालक होता है। कौन होता है? उप जिला संचालक। ठीक है, ये किस स्तर पे होता है? तो ये जिले स्तर पे होता है। और जो जिला स्तर पे होता है, तो अगर पूछे जिला स्तर पे सबसे बड़ा चकबंदी अधिकारी कौन होता है, तो आप कहेंगे उप जिला संचालक होता है। ठीक है, उप जिला संचालक होता है। अब इसी के अंडर में और लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसी का एक सहायक जिला संचालक होगा। ठीक है, इसका एक सहायक अधिकारी होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे सहायक जिला संचालक। ठीक है, सहायक जिला संचालक। अब देखिए सहायक जिला संचालक और सहायक जिला संचालक से जो छोटा होता है, जो सहायक जिला संचालक से छोटा होता है वो होता है आपका बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी। कौन होता है? बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी। ठीक है, अब बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी से जो छोटा होता है वो होता है सहायक बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी। ठीक है, बंदोबस्त सहायक बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी। अब देखिए यहां पे हम लोग और ऊपर देखते हैं। अब इसके नीचे जो आता है यहां पे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो कौन होता है? तो होता है चकबंदी अधिकारी। ठीक है, कौन होता है? तो चकबंदी अधिकारी होता है। और चकबंदी अधिकारी से जो छोटा होता है, ठीक है, जो चकबंदी अधिकारी से छोटा होता है उसे हम लोग कहते हैं सहायक चकबंदी अधिकारी। और सहायक चकबंदी अधिकारी से भी छोटा होता है। ठीक है, सहायक चकबंदी अधिकारी से भी छोटा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं चकबंदी लेखपाल। ठीक है, क्या कहते हैं? चकबंदी लेखपाल। ठीक है, और चकबंदी लेखपाल से छोटा होता है उसे हम लोग कहते हैं चकबंदी कर्ता। ठीक है,
चकबंदी करता। और अगर कहा जाए कि मुख्य रूप से चकबंदी कौन करता है, मुख्य रूप से चकबंदी कौन करता है, तो मुख्य रूप से जो चकबंदी करता है वो आपका कौन करता है, चकबंदी लेखपाल करता है। वो कौन करता है, तो चकबंदी लेखपाल करता है। और जो चकबंदी लेखपाल होता है उसका सहायता कौन करता है, तो चकबंदी करता करता है। ठीक है, चकबंदी करता करता है। अब देखिए, अगर चकबंदी से संबंधित कोई मामला है तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, तो चकबंदी से संबंधित जो मामला है वो आपका जाएगा चकबंदी अधिकारी के पास और सहायक चकबंदी अधिकारी के पास। सबसे पहला मामला आप ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे पहले चकबंदी से मामला होगा यानी कि चकबंदी का जो विवाद होगा वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, चकबंदी अधिकारी या फिर सहायक चकबंदी अधिकारी के पास जाएगा। अब इन्होंने जो काम किया है यानी कि चकबंदी अधिकारी और सहायक चकबंदी अधिकारी जो काम किए हैं, इसको कौन क्या कहते हैं, इसकी समीक्षा कौन करेगा, तो इसकी समीक्षा करेगा बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी और सहायक बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी करेगा। ठीक है, सहायक बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी करेगा। और अब इसकी भी समीक्षा कौन करेगा, ठीक है, इनकी भी समीक्षा कौन करेगा यानी कि इनके ऊपर निगरानी कौन रखेगा, तो आपका उप संचालक, ठीक है, उप जिला संचालक या सहायक जिला संचालक। तो आपको उम्मीद है कि ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं, चकबंदी विभाग के जो अधिकारी होते हैं, सबसे बड़े अधिकारी जो राज्य स्तर पे होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि चकबंदी अधिकारी जो कि राज्य स्तर पे होते हैं निम्न में से कौन है, तो आप कहेंगे चकबंदी आयुक्त। और वर्तमान में चकबंदी आयुक्त कौन है, तो आप कहेंगे BR शास्त्री। ठीक है, BR शास्त्री, यूपी का मैं बोल रहा हूं। ठीक है, BR शास्त्री वर्तमान में सहायक चकबंदी आयुक्त हैं। ठीक है, वर्तमान में चकबंदी आयुक्त हैं। तो अब क्या कहेंगे, तो अब बात आती है कि BR शास्त्री का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, तो बघेल राम शास्त्री। ठीक है, बघेल राम शास्त्री इनका पूरा नाम है, जो कि वर्तमान में यूपी के चकबंदी आयुक्त हैं। ठीक है, और उनके नीचे कौन आता है, तो जिला स्तर पे जो आता है उप जिला संचालक। ठीक है, जैसे मैंने उसमें बताया था, ठीक है, राजस्व विभाग में बताया था, कौन, कमिश्नर। ठीक है, मंडलायुक्त के बाद कमिश्नर के बाद क्या कहते हैं, DM, ADM, SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, फिर इसके बाद कानूनगो, फिर इसके बाद लेखपाल, फिर इसके बाद अमीन। उसी प्रकार यहाँ पे चकबंदी आयुक्त, उप जिला संचालक, सहायक जिला संचालक, बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी, सहायक बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी लेखपाल, चकबंदी कर्ता। ठीक है, और इनके कार्यों के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अगर आपको क्लास समझ में आई हो और ऐसा लगा हो कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपको इससे मदद मिलने वाली है, तो आप और भी लोगों तक शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं कल करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।